नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग को एक कुमार स्टडी सेंटर में स्वागत है। और इस वीडियो में जो अध्ययन करने वाले हैं क्लास 12 बायोलॉजी का अध्याय 2 पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन के अंतर्गत जो अध्ययन करेंगे लघु बीजाणु जनन या पुबीजाणु जनन का अध्ययन करेंगे। और यहाँ पर जो है परागकण का निर्माण होगा। तो इससे पहले वाले वीडियो में जो मैं आपको पढ़ाया हूँ आपका पुष्पों के बारे में, जो कि लैंगिक जनन पुष्पी पौधों में लैंगिक अंग होते हैं पुष्प लैंगिक जनन करने के लिए, वह बताया हूँ। और उसके बाद जो बताया हूँ पुष्प के मुख्य भाग 4 भाग जो होते हैं उसके बारे में बताया हूँ। पुष्प की संरचना के माध्यम से फिगर के माध्यम से अच्छा तरीक़ा से बताया गया है वहाँ पर पार्ट 1 वाला वीडियो में। ये आपका पार्ट 2 वाला वीडियो है और पार्ट 1 वाला वीडियो में ये सब चीज़ बताया गया है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पर क्लिक करके उसको देख के तब इसको देखिए तो आपको बहुत मज़ा आएगा। तो यहाँ पर लघु बीजाणु जनन को समझना शुरू करते हैं और उसका बेसिक कॉन्सेप्ट थोड़ा जान लेते हैं। लघु बीजाणु जनन में क्या क्या होगा तो बेसिक कॉन्सेप्ट जानते हैं पार्ट 1 वाला वीडियो का, और यहाँ पर लघु बीजाणु जनन को देखना शुरू करते हैं। तो चलिए देखते हैं। पार्ट 1 वाला वीडियो में बहुत कुछ बताया गया है, लेकिन यहाँ पर मुख्य रूप से यहाँ पर जान लेते हैं पुष्प की संरचना को। तो पुष्प की संरचना में यहाँ पर जानना होगा आपको। यहाँ पर जो है ये इसको कहते हैं वृंत कहते हैं। और यहाँ पर जो लटका हुआ है, यहाँ पर जो लटका हुआ रहता है पुष्प में जो देखते हैं गुड़हल के पुष्प वगैरह में, यहाँ पर लटका हुआ उसको बाह्यदल पुंज कहते हैं। और एक भाग को यहाँ पर एक को कहेंगे हम बाह्यदल। और यहाँ पर रंगीन जो देख रहे हैं रंगीन भाग जो होता है लाल हरा ब्लू प्यार ये सब जो होते हैं ये रंगीन भाग, इसको कहते हैं दलपुंज। और एक भाग को कहते हैं दल इकाई। और यहाँ पर जो है मुख्य आवश्यक जो भाग होते हैं आवश्यक भाग पुष्प के लिए, तो आवश्यक भाग जो यहाँ पर हैं ये हो जाएंगे पुमंग। आपका पुमंग 3 भाग में बटे हुए रहते हैं, जो कि आपको पार्ट 1 वाला वीडियो में अच्छी तरीक़ा से बताया गया है। तो पुमंग होते हैं और एक इकाई को कहते हैं यहाँ पर पुकेसर कहते हैं। तो पुकेसर को यहाँ पर लेंगे और इसको चीरफाड़ करेंगे और इसी में आपका यहाँ पर परागकोश में यहाँ पर परागकण का निर्माण होगा। और यहाँ पर जो है एक भाग जो स्त्री वाला भाग है मादा भाग ये है जयांग। और जयांग को एक भाग को कहते हैं यहाँ पर इस वाले भाग को जयांग को स्त्री केसर कहते हैं। तो इस तरीक़ा से आपको यहाँ पर 4 भाग देखने को मिला। तो कौन कौन से भाग तो बाह्यदलपुंज, दलपुंज, पुमंग और जयांग, इसी सब का चर्चा आपको पार्ट 1 वाला वीडियो में किया गया है। पुष्प का नर भाग जो होता है वो होता है पुमंग, और जिसे कहते हैं इंग्लिश में एंड्रोसियम। ये 4 भाग में से एक भाग है ये आपका पुमंग। तो पुमंग में बहुत सारे पुकेसर को मिला देने से बन जाते हैं पुमंग, और जिसे इंग्लिश में कहते हैं एंड्रोसियम। यहाँ पर एक पुकेसर को लिया गया है और यहाँ पर वहाँ से पुष्प की संरचना वाले भाग से काट कर निकाला गया है पुकेसर को। और यहाँ पर जो है ये गोल जो है परागकोश, इसको यहाँ पर काटने पर 3D संरचना यहाँ पर जो प्राप्त होता है ये होता है इस तरह से। प्राप्त होने के बाद यहाँ पर 2 पालियाँ नज़र आती है और 2 पालियाँ में 4 प्रकोष्ठ होते हैं, 1 2 3 4। तो एक पाली में 2 प्रकोष्ठ और एक पाली में 2 प्रकोष्ठ। इस तरह से इससे जो होते हैं एक प्रकोष्ठ को हम कहते हैं लघु बीजाणुधानी। और इसी लघु बीजाणुधानी में आपका परागकण का निर्माण होगा। तो लघु बीजाणु जनन द्वारा यहाँ पर परागकण का निर्माण करेंगे, तो वह करेंगे आपका परागकोश को काटने के बाद यहाँ पर डिटेल से देखते हैं। और इसको आप जूम करेंगे, इस वाले भाग को जूम करके देखते हैं तो देखने पर कुछ नज़र आएगा, लघु बीजाणु जनन द्वारा समझेंगे उसको। तो इस वाले भाग को आप जूम करेंगे, यहाँ पर इसको जूम किया जाएगा। तो चलिए जूम करके देखते हैं। लघु बीजाणु जनन को आप समझना शुरू करते हैं। तो लघु बीजाणु जनन को समझते हैं तो यहाँ पर परागकोश के अंदर बहुत सारे कोशिकाएं पाए जाते हैं। तो उनमें से एक कोशिका को हम कहते हैं तो अधोस्तरीय कोशिका कहते हैं। यहाँ पर जो है छोटा सा कोशिका मिला यहाँ पर लघु बीजाणुधानी वाला में, तो यहाँ पर जो है ये कोशिका मिला, तो इस कोशिका को कहते हैं परवसु अधोस्तरीय कोशिका कहते हैं। अधोस्तरीय कोशिका कहते हैं। और कुछ दिनों के बाद ये परवसु कोशिका में बदल जाते हैं और ये बड़ा हो जाते हैं। बड़ा होने के बाद यहाँ पर ये बड़ा हो जाते हैं और इस परवसु कोशिका में समसूत्री विभाजन होता है। समसूत्री विभाजन होने के बाद ये 2 कोशिका में बंट जाते हैं। तो 2 कोशिका में बंट जाते हैं तो कौन कौन से तो प्राथमिक भित्तीय कोशिका, और जिसे इंग्लिश में कहते हैं प्राइमरी पैराइटल सेल। और दूसरा जो होता है प्राथमिक पुबीजाणु जनन कोशिका, जिसे कहते हैं प्राइमरी माइक्रोस्पोरोजेनियस सेल। प्राइमरी माइक्रोस्पोरोजेनियस सेल कहते हैं। इस तरह से 2 भाग में यहाँ पर 2 पार्ट में हो जाते हैं, प्राथमिक भित्तीय कोशिका और प्राथमिक पुबीजाणु जनन कोशिका।
तो कुछ दिनों के बाद यहाँ पर जो है प्राथमिक भीतीय कोशिका में विभाजन शुरू होता है और विभाजन करके ये बहुत सारे कोशिकाओं का समूह बना लेते हैं। यहाँ पर 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 इस तरह से लगातार विभाजित होकर ये कोशिकाओं का समूह बना लेती है। तो समूह बनाने के बाद इसमें कोशिकाओं में अरेंजमेंट शुरू हो जाता है। तो अरेंजमेंट जो होता है स्तरों में, उसको देखते हैं। तो प्राथमिक भीतीय कोशिका जो था वह यहाँ पर 3 स्तरों में बढ़ जाता है, स्तरों में विभाजित होता है। तो बाह्य स्तर, मध्य स्तर 1 से 3 लेयर के होते हैं, जो कि ये खत्म हो जाते हैं जब परागकण बन रहे होते हैं। उसी समय में ये पोषण प्रदान करना शुरू कर देते हैं परागकण को। और ये टेपिटम होते हैं, तो बन गए परागकण को वो पोषण देती है ये टेपिटम। तो इस तरह से ये 3 स्तरों में विभाजित होती है, यहाँ पर स्तरों में बढ़ जाती है प्राथमिक भीतीय कोशिका, बाह्य स्तर, मध्य स्तर और टेपिटम। और इसको आप देखते हैं फिगर के माध्यम से। तो प्राथमिक भीतीय कोशिका को बहुत सारे स्तरों में बढ़ जाने के बाद यहाँ पर कोशिकाओं में अरेंजमेंट शुरू होता है। तो यहाँ पर जो पहला लेयर होता है यहाँ पर ये होता है बाह्य स्तर, जो कि यहाँ पर रेड कलर से आपको दर्शाया गया है। और दूसरा जो है ये ब्लैक कलर से दर्शाया गया है। तो यहाँ पर जो है मध्य स्तर, इसे कहते हैं 3 लेयर के होते हैं ये, 1 2 3 लेयर के होते हैं मध्य स्तर। और यहाँ पर जो तीसरा जो है इसे टेपिटम कहते हैं। इस तरह से ये अरेंजमेंट हो जाता है। अरेंजमेंट होने के बाद इसका काम खत्म। उसके बाद जो यहाँ पर प्राथमिक पुबीजाणु जनन कोशिका जो बच जाता है, वहाँ पर परवसु कोशिका का 2 भाग में विभाजन होने के बाद प्राथमिक भीतीय कोशिका और प्राथमिक पुबीजाणु जनन कोशिका। तो यहाँ पर प्राथमिक पुबीजाणु कोशिका जो बच जाती है उसमें विभाजन शुरू होता है। तो विभाजन जो शुरू होता है, सबसे पहला विभाजन होता है समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन होने के बाद यहाँ पर एक कोशिका बन जाती है जिसे कहते हैं लघु बीजाणु मातृ कोशिका। तो लघु बीजाणु मातृ कोशिका में फिर विभाजन होता है अर्धसूत्री विभाजन। तो अर्धसूत्री विभाजन होने के बाद यहाँ पर 3 4 5 4 गो यहाँ पर परागकण का निर्माण होता है। तो इस तरह से अर्धसूत्री विभाजन होने के बाद यहाँ पर प्राथमिक पुबीजाणु को जनन कोशिका में समसूत्री विभाजन, और समसूत्री विभाजन होने के बाद एक कोशिका बनती है, 2 कोशिका। इस तरह से यहाँ पर एक कोशिका और बनेगी। और उसके बाद अर्धसूत्री विभाजन होता है। अर्धसूत्री विभाजन होने के बाद यहाँ पर परागकण का निर्माण होता है। तो इस तरह से फाइनली परागकण का निर्माण हो जाता है। अधोस्तरीय कोशिका परवसु कोशिका, और परवसु कोशिका से 2 कोशिका, प्राथमिक पुबीजाणु कोशिका और प्राथमिक भीतीय कोशिका। तो इस तरह से, और प्राथमिक पुबीजाणु कोशिका में समसूत्री विभाजन, तो लघु बीजाणु मातृ कोशिका, और लघु बीजाणु मातृ कोशिका से परागकण का निर्माण हो जाता है। वह लघु बीजाणु धानी के अंतर लघु बीजाणु जनन के माध्यम से। जब परागकोश के अंदर परागकण बन जाते हैं तो बन जाने के बाद यहाँ पर परागकोश फट जाते हैं। तो फटने के बाद यहाँ पर ये पहुँच जाते हैं ज्यांग के वर्तिकाग्र पर पहुँच जाते हैं, मादा वाला भाग के पास, और वहाँ पर निषेचन की क्रिया होती है नीचे जाकर। तो यहाँ पर पहुँच जाते हैं वर्तिकाग्र पर। लेकिन वर्तिकाग्र पर पहुँचने से पहले एक चीज़ की क्रिया होती है परागकण के अंदर। यहाँ पर ये परागकण की संरचना है। तो परागकण की संरचना को यहाँ पर देखते हैं। तो परागकण की संरचना में यहाँ पर 2 लेयरों से घिरी हो रहती है परागकण। तो परागकण 2 लेयरों से घिरी रहती है। तो ये आपको ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है, परागकण की संरचना कितने लेयरों से होती है? तो 2 लेयरों से होती है। 2 स्तरीय होते हैं परागकण की संरचना। तो इस तरह से आप ऑब्जेक्टिव में टिक कर सकते हैं। और यहाँ पर जो है पहला लेयर को हम कहते हैं बाह्यचोल, जिसे इंग्लिश में कहते हैं एग्जाइन। और दूसरा जो लेयर है अंतर वाले स्तर, इसको कहते हैं अंतःचोल, और इंग्लिश में कहते हैं इंताइन। इस तरह से यहाँ पर 2 लेयर होते हैं। और यहाँ पर जो देख रहे हैं बाह्यचोल पर एक छिद्र को, यहाँ पर जनन छिद्र होते हैं, इससे कहते हैं जनन छिद्र। और यहाँ पर जो अंदर में एक होते हैं न्यूक्लियस, केंद्रक रहते हैं। और केंद्रक जो होते हैं ये परागकोश से निकलने से पूर्व ये परागकण में ये केंद्रक विभाजित हो जाते हैं 2 में। तो यहाँ पर वर्धी केंद्रक और जनन केंद्रक में विभाजित हो जाते हैं, एक छोटा और एक बड़ा में। तो वर्धी केंद्रक यहाँ पर बड़ा वाला केंद्रक को कहते हैं इंग्लिश में वेजिटेटिव न्यूक्लियस, और इसे और कहते हैं कायिक कोशिका। और जनन केंद्रक जो होते हैं इसे जनन कोशिका भी कह सकते हैं। तो इस तरह से इसके 2 नाम हो जाते हैं। और इंग्लिश में इसे कहते हैं जेनरेटिव न्यूक्लियस। इस तरह से इसमें 2 विभाजित हो जाते हैं। परागकण परागकोश से निकलने से पूर्व ये सब घटना हो जाती है। तो इस सब घटना को अंजाम देते हुए उसके बाद परागकोश से निकल जाते हैं, और निकलने के बाद वह पहुंचते हैं ज्यांग के वर्तिकाग्र वाले भाग पर पहुंचते हैं ये परागकण। तो इस तरह से इसमें परागकण में कुछ क्रिया होती है। उसके बाद वहाँ पर वर्तिकाग्र पर भी एक क्रिया होती है, उसको अब आगे देखेंगे।
परागकोश से परागकण निकलने के बाद ये पहुँचते हैं यहाँ पर वर्तिकाग्र पर। वर्तिकाग्र पर पहुँचने के बाद यहाँ पर परागनालिका बना लेते हैं। और परागनालिका जैसे ही बनाते हैं तो इसमें परागकण में एक केंद्रक का फिर विभाजन हो जाता है, जनन केंद्रक का विभाजन फिर से हो जाता है। तो यहाँ पर जो है जनन केंद्रक का विभाजन हो जाता है फिर से, तो ये विभाजित हो जाते हैं, दो विभाजन हो जाता है और दो बन जाते हैं जनन केंद्रक यहाँ पर विभाजन करके, और मेल गेमिट्स। तो इस तरह से यहाँ जिसे कहते हैं नर युग्मक, और यहाँ पर वर्धी केंद्रक इससे बड़ा वाला जो है वैसे ही रह जाते हैं और ये जनन केंद्रक में विभाजन होता है। तो विभाजन होने के बाद मेल गेमिट्स बनाते हैं जिसे नर युग्मक कहते हैं। तो इस तरह से इसमें एक परागकण में दो नर युग्मक होते हैं इस तरह से, और दो नर युग्मक यहाँ पर हो जाने के बाद यहाँ पर नीचे आते हैं। दो नर युग्मक धीरे धीरे नीचे आते हैं। नीचे आने के बाद यहाँ पर बीजांड के अंदर प्रवेश कर जाते हैं और एक यहाँ पर अंड कोशिका से फ्यूज कर जाते हैं इस तरह से, और एक जो है अगले किसी और से फ्यूज करते हैं, जो कि आपको आगे वाले वीडियो में बताया जाएगा। आई होप कि ये सब चीज़ आपको समझ में आया होगा, टॉपिक बाय टॉपिक। तो समझ में आया है तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे वाले पार्ट आप डालें चैनल पर तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन जाए और समय पर आप देख पाएँ। और हो सके तो अपने फ्रेंड में इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि उनको भी इस चीज़ की ज़रूरत होगी तो वो भी देख लेंगे। और फिर मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट पार्ट में, पुष्प के जयांग वाले मादा वाला भाग को लेकर, और उसको देखते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।